24 जनवरी के करंट अफेयर में हम 20 क्वेश्चन जो है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से और 10 क्वेश्चन उत्तर प्रदेश करंट अफेयर से कवर करेंगे। आज का हमारा पहला सवाल है कि हाल ही में संसद ने सिडबी के लिए कितनी राशि की इक्विटी इन्फ्यूजन को मंजूरी दी है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है सिडबी के रिस्पेक्ट में। तो सिडबी के लिए जो है वो 5,000 करोड़ रुपए की इक्विटी इन्फ्यूजन को मंजूरी दी है। अगर हम बात सिडबी की करें तो सिडबी की जो स्थापना है वो 2 अप्रैल 1990 को होती है। 2 अप्रैल 1990 सिडबी की स्थापना। ये अक्सर क्वेश्चन लगवाने के लिए दे देते हैं। और वहीं सेबी की स्थापना जो है 12 अप्रैल 1988 को होती है और इसे सांविधिक निकाय में 1992 में कन्वर्ट कर दिया जाता है। रीजनल रूरल बैंक की स्थापना 1975 में होती है। आज का हमारा अगला सवाल है कि भारत नामीबिया की 5वीं कॉन्फ्रेंस फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन किस अवधि में आयोजित की गई। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है कि 5वीं फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन किस अवधि में आयोजित की गई। तो इसका जो जवाब है वो 19-20 जनवरी को आयोजित किया गया था। आज का हमारा अगला सवाल है कि अटल पेंशन योजना किस वित्तीय वर्ष तक बढ़ाया गया है। तो ये क्वेश्चन जो था कल अभी हमने इसको डिस्कस किया था। अटल पेंशन योजना ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसे जो है वो वित्त वर्ष 2030-31 के लिए बढ़ाया गया। अगर हम अटल पेंशन योजना की बात करें तो इसे 9 मई 2015 को चालू किया गया था। अटल पेंशन योजना जो है असंगठित क्षेत्र के लिए है। 60 वर्ष कंप्लीट होने पर इसमें 1,000 से लेकर 5,000 रुपए तक पेंशन का प्रावधान है। इसकी आयु सीमा जो है वो 18 से 40 वर्ष के व्यक्ति इसमें सम्मिलित हो सकते हैं और आयकर दाता नहीं होना चाहिए। ठीक है, आज का हमारा अगला सवाल है कि एसी नेट प्लेटफॉर्म किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया है। एसी नेट ECI नेट ठीक है प्लेटफॉर्म किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया। तो इसको जो है निर्वाचन आयोग द्वारा लॉन्च किया गया है। हम जानते हैं कि भाग 15 में निर्वाचन आयोग की बात की गई है। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग की बात की गई है। नीति आयोग की अगर हम बात कर ले तो नीति आयोग की स्थापना जो है 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है, नीति आयोग इससे पहले इसका नाम योजना आयोग था। वहीं हम भारतीय रिजर्व बैंक की बात करें, RBI की बात करें तो RBI की स्थापना RBI एक्ट 1934 के थ्रू हुई। ठीक है, स्थापना इसकी 1935 में हो गई थी। ठीक है, RBI का राष्ट्रीयकरण वर्ष 1949 में किया गया था। RBI का हेडक्वार्टर मुंबई में है। ठीक है, आज का हमारा अगला सवाल है कि बोर्ड ऑफ पीस पहल किस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लॉन्च किया गया। ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। बोर्ड ऑफ पीस पहल जो है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस के मंच पर आयोजित किया गया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अगर हम संयुक्त राष्ट्र महासभा की स्थापना की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र महासभा की स्थापना 1945 में की गई थी। G20 शिखर सम्मेलन G20 की स्थापना 1999 में की गई थी। आसियान हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसकी स्थापना 1967 में की गई थी। आज का हमारा अगला सवाल है कि बोर्ड ऑफ पीस पहल के लिए किस देश के राष्ट्रपति ने आर्थिक सहयोग की घोषणा की है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बोर्ड ऑफ पीस पहल को जो है वो किसने शुरू किया है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने शुरू किया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर दावोस में है। अब हम इस क्वेश्चन की बात करें तो रूस ने बोर्ड ऑफ पीस के लिए आर्थिक सहयोग की घोषणा की है। आज का हमारा अगला सवाल है कि RBI ने हाल ही में रेपो रेट को घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया है। तो RBI ने हाल ही में रेपो रेट को घटाकर 5.25% कर दिया है। रेपो रेट किसे कहते हैं। RBI के द्वारा रेपो रेट दर पर शॉर्ट टर्म्स के लिए जो कमर्शियल बैंक को लोन दिया जाता है उसे हम रेपो रेट कहते हैं। रेपो रेट एक तरीके से इंटरेस्ट रेट, इसे रेपो रेट इज इक्वल टू इंटरेस्ट रेट भी कहा जाता है। आज का हमारा अगला सवाल है कि शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक का सकल गैर निष्पादित परिसंपत्ति GNPA लगभग कितना दर्ज किया गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। इस तरीके के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसे 2% दर्ज किया गया है। आज का हमारा अगला सवाल है कि RBI की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट
में मुख्य चिंता किस क्षेत्र को बताया गया है? तो आरबीआई की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में जो मुख्य चिंता है वो अनसिक्योर्ड लोन और फिनटेक लैंडिंग के लिए बताया गया है। अगर हम आरबीआई की बात करें तो आरबीआई की स्थापना आरबीआई एक्ट 1934 के तहत हुई थी और आरबीआई को 1935 में गठन किया गया। 1935 में जब इसका गठन किया गया तो इसका हेडक्वार्टर कलकत्ता में था। 1937 में इसके हेडक्वार्टर को ट्रांसफर कर दिया गया मुंबई, तो वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण वर्ष 1949 में कर दिया गया था। आज का हमारा अगला सवाल है कि इसरो के PSLV C60 मिशन में कुल कितने पेलोड लॉन्च किए गए? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और कई बार इस तरीके के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसरो के PSLV C16 की अगर हम बात करें तो इसके थ्रू 14th पेलोड लॉन्च किए गए। अगर हम इसरो की बात कर लें तो इसरो की जो स्थापना हुई थी वो 15 अगस्त 1969 को की गई थी। ये बात ध्यान रखेंगे। बेंगलुरु में इसरो का हेडक्वार्टर है। आज का हमारा अगला सवाल है कि इसरो और ईसीए हेलियोफिजिक्स वर्कशॉप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ठीक है, इसरो और ईसीए द्वारा हेलियोफिजिक्स वर्कशॉप का आयोजन जो है वो तिरुवनंतपुरम केरल में किया जा रहा है। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। ठीक है, आज का हमारा अगला सवाल है कि हाल ही में भारत ने न्यूजीलैंड को T20 मैच में कितने रन से ये बकवास सवाल है, प्रिंट हो गया है गलती से। ठीक है, आज का हमारा अगला सवाल है कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, 2026 का आयोजन किस स्थान पर हुआ? खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 का आयोजन जो है वो लेह में किया गया, लेह लद्दाख में है। शिमला मनाली ये दोनों प्लेस जो है हिमाचल प्रदेश में, वहीं गुलमर्ग की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर में है। आज का हमारा अगला सवाल है कि 23 जनवरी को भारत में कौन सा राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 23 जनवरी को भारत में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जाती है। ठीक है, गणतंत्र दिवस हम जानते हैं 26 जनवरी को मनाया जाता है। संविधान दिवस जो है वो 26 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस जो है स्वामी विवेकानंद की जयंती पर 12 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, आज का हमारा अगला सवाल है जो बसंत पंचमी का संबंध किस देवी से है? तो सरस्वती देवी से बसंत पंचमी का संबंध है। आज का हमारा अगला सवाल है कि फाइनेंशियल ईयर्स 2025-26 की पहली 2 तिमाहियों में भारत में जीडीपी वृद्धि दर लगभग कितनी रही? ये क्वेश्चन इस तरीके के भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसकी जो वृद्धि दर रही है वो 7.8 से 8.2% के आसपास रही। हमारा अगला सवाल है इंडिको की किस उड़ान को हाल ही में सुरक्षा संबंधी धमकी मिली? तो ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल नहीं है उतना, और इस तरीके के सवाल बनते रहते हैं बशर्ते जो दुर्घटना वायु दुर्घटना हुई थी उसके मद्देनजर ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसको 6E 2608 को ये धमकी मिली थी। आज का हमारा अगला सवाल है कि आरबीआई ने भारत की मौद्रिक संप्रभुता के लिए किसे खतरा बताया है? आरबीआई ने भारत की मौद्रिक संप्रभुता के लिए स्टेबल कॉइन को खतरा बताया है, स्टेबल कॉइन को। ठीक है, आरबीआई का हम जानते हैं कि आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। आरबीआई की स्थापना आरबीआई एक्ट 1934 के तहत हुई थी। आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई, तब उसका मुख्यालय कोलकाता में था। 1937 में ट्रांसफर कर दिया गया। 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। हमारा आज का अगला सवाल है कि 23 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 23 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल हैंडराइटिंग डे मनाया जाता है। नेशनल हैंडराइटिंग डे कब मनाया जाता है? तो 23 जनवरी को मनाया जाता है। वर्ल्ड एजुकेशन डे की बात करें तो इसे हम 24 जनवरी को मनाते हैं। वर्ल्ड एजुकेशन डे 24। इंटरनेशनल लिटरेसी डे की बात करें तो इंटरनेशनल लिटरेसी डे 8 सितंबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड पीस डे जो है वो 21 सितंबर को मनाया जाता है। आज का हमारा अंतिम सवाल है कि गगनयान मिशन किस संगठन द्वारा लॉन्च किया गया है? तो गगनयान मिशन को इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसरो के द्वारा लॉन्च
लॉन्च किया गया है। अगर हम बात करते हैं डीआरडीओ की, तो डीआरडीओ की जो स्थापना है वो 1958 में 1958 में की गई और दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। इसरो की बात करें, इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई, बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर। वहीं एचएएल का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में, बार्क का भी हेडक्वार्टर मुंबई में है। अब हम उत्तर प्रदेश से संबंधित 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देख लेते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जनपद में नए औद्योगिक कॉरिडोर के विकास की घोषणा की है? ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है और रोज डेली न्यूज में रहता है, इसलिए करंट में भी शामिल करता है। तो बुंदेलखंड में ये स्थापना की गई। हमारा आज का अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश में 2026 के लिए आयोजित होने वाले किस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन की तैयारियों की समीक्षा हाल ही में की गई? ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। उत्तर प्रदेश में जो अभी हाल ही में है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने वाला है, इसकी समीक्षा की गई है। आज का हमारा अगला सवाल है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस योजना के अंतर्गत युवाओं को स्वरोजगार हेतु ब्याज अनुदान देने की घोषणा की है? ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है। तो ये जो है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत ऐसा किया जा रहा है। ठीक है, अगर हम बात ओडीओपी योजना की बात करें, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की, तो इसकी शुरुआत 24 जनवरी 2018 को हुई थी। वहीं हम बात करें विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना को, तो उत्तर प्रदेश में इसकी शुरुआत 17 सितंबर 2023 को हुई थी। स्टार्टअप इंडिया योजना की बात करें तो इसकी शुरुआत 16 जनवरी 2016 को हुई थी। वहीं मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना की बात करें तो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना की शुरुआत जो हुई थी वो 24 जनवरी 2025 से शुरू हुई थी। इसमें 21 आयु की जो सीमा है 21 से 40 वर्ष है। 5 लाख रुपए ब्याज मुक्त मिलेगा, 10% का मार्जिन सब्सिडी दी जाएगी। आज का हमारा अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में नए आईटी एनआईटी पार्क की स्थापना को मंजूरी मिली है? तो उत्तर प्रदेश के जो नोएडा है वहां पर आईटी और टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना को मंजूरी मिली है। आज का हमारा अगला सवाल है, हाल ही में उत्तर प्रदेश ने किस क्षेत्र में देश का पहला अग्रणी मॉडल लागू करने की घोषणा की है? ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। ई गवर्नेंस, हाल ही में उत्तर प्रदेश ने किस क्षेत्र में देश का पहला अग्रणी मॉडल ई गवर्नेंस के क्षेत्र में लागू करने की घोषणा की? हमारा अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में शुरू किए गए विशेष अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। उत्तर प्रदेश द्वारा जो सड़क सुरक्षा के लिए अभियान चलाया गया है। ठीक है, हमारा आज का अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले को हाल ही में पर्यटन विकास परियोजना के लिए विशेष पैकेज में शामिल किया गया है? ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये विशेष पैकेज की शुरुआत की गई है, तो अयोध्या को इसमें सम्मिलित किया गया है। आज का हमारा अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस पहल या उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए नई प्रोत्साहन नीति लागू की गई है? ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो मोटे अनाज श्री अन्न को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन नीति लागू की गई। हमारा आज का अगला सवाल है, हाल ही में उत्तर प्रदेश ने किस विभाग में एआई आधारित प्रणाली लागू करने की घोषणा की है? ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है। एआई जो है वो एप्लीकेबल होगा पुलिस विभाग में। आज का हमारा अंतिम सवाल है, उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में किस वर्ग के लिए नई कल्याणकारी योजना की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब है दिव्यांगजन। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए, ताकि हम और मोटिवेट हो सके ऐसी क्लास को बनाने के लिए। धन्यवाद।